जी सलाम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीयर्स। इस वीक में मार्केट को देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की मार्केट ने रीबाउंड किया है। तो तकरीबन 3.5% जो है बुलिश जो है इसने क्लोजिंग दी है। इस टाइम पे हमारी मार्केट जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ही रोबस्ट किस्म की परफॉर्म कर रही है। ये प्रेशर जो है यूएस ईरान वॉर की सिचुएशन का बिल्कुल भी नहीं ले रही। ये साबित कर रही है कि आने वाले वक्त के अंदर भी काफी हद तक जो है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है बुलिश भी इंशाल्लाह रहेगी। और हमारे जो सिनेरी है वो काफी हद तक मैक्रो इकोनॉमी के लिए भी देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है। हमारी करेंसी के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखें प्रेशर नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करें नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर तो वहां पे भी अभी काफी हद तक प्रेशर आ चुका है। अगर ग्लोबल सिनेरियोज के ऊपर देखा जाए तो इस टाइम पे यूएस ईरान की वॉर की सिचुएशन भी काफी हद तक बेहतर वाली साइड पे जा रही है। अगर आप देखें तो ट्रम्प जो है वो ये अनाउंस कर रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर 60 डेज का हम जो है सीज फायर को एक्सटेंड करने वाले हैं। तो उसकी वजह से अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स उसी तरीके से बिहेव कर रही हैं। बहुत ही जबरदस्त उनका रिबाउंड आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान मार्केट में भी उसी तरीके से यहाँ पे आपको बिहेवियर नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं दो अनाउंसमेंट करता चलूं। नंबर वन, अगर आप लोगों को पता होगा सरमाया स्कूल हमने यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट किया है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आप लोगों को जो यूट्यूब के ऊपर जिस तरह से हमने सीरीज बनाई होती है, फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी होती है वो काफी थोड़ा सा आप कह लो कि अनऑर्गेनाइज होती है। यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही ऑर्गेनाइज है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि आने वाले वक्त के अंदर मेरा एक अगेन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं एक वेबिनार भी करने वाला हूँ। एंड दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर समाया स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा उन लोगों को वो एक्सेस मिलेगी और आप लोग उसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ ट्रेनिंग्स जो है हमारी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है हमारी 30 जून है और थोड़ी सी स्लॉट्स रह गई हुई हैं। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन करना है यू कैन कम टू दिस पेज। ये ट्रेनिंग्स का पेज यहाँ पे बनाया हुआ हमने। आप लोग यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन एनी ऑफ द ट्रेनिंग्स। ठीक है, चलें इस वीक को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फराज भाई की तरफ। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू दें। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। जब तक आप लोग ये एपिसोड देखेंगे मेरे ख़्याल में आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ईद को सेलिब्रेट कर चुके होंगे और फिर अगला जो मंडे अब शुरू हो रहा है हम उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी हमारे पिछले एपिसोड की टॉपिक्स थी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। टीआरजी सजेस्ट किया गया था कि 58-60 के दरमियान बाय करें। एग्जैक्टली उन्हीं जोन से ये बढ़ता हुआ 70 के करीब जा रहा है। अपनी फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को हिट करने इंटैक्ट है। अच्छी कॉल थी। पाउंड यूएसडी ये मेरी बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा था कि भाई ये नीचे आएगा, डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा, ये बाय जोन बनता है, यहाँ पे बाय कीजिएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा। और वैसे ही परफॉर्म करता हुआ हमें ये दिखाई दिया। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया और फिर वहाँ से बढ़ता हुआ ये अपने सेकंड टारगेट को जाके इसने हिट किया। NAS 100 इंटरनेशनल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट, यहाँ पे भी यही सजेस्ट किया था कि भाई नीचे आएगा इस जोन में, यहाँ पे बाय कीजिएगा। एंड देन जो हमारे टारगेट्स थे वो ये थे, इसने उसको भी हिट किया और उसके बाद जाके ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके फ्राइडे को क्लोज़ हुआ है। फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रेड थी हमारी वो गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड पर भी जो हमारी बाइंग जोन थी वो यहाँ पे बताई गई थी 4430 से 4400 के तरफ, और इसका एसएल ये बताया था। एग्जैक्टली उसी जोन को आके इसने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद इसने अपने फर्स्ट टारगेट 4530 को जाके इसने हिट किया। फिर क्रिप्टो की एक ट्रेड थी मैंटा यूएसडीटी की, उसका एसएल हिट हो गया था। बाय द वे जो दूसरी ट्रेड थी ऑन्डो की, उसके ऊपर हमारा जो सजेस्टेड बाय जोन था उसी को टेस्ट करने के बाद इसने अपने TP2 को हिट किया है। और जो ट्रेड्स बाकी जिनके बारे में नहीं बता रहा उनका एसएल नहीं हिट हुआ वो इंटैक्ट हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जो लास्ट एपिसोड था हमारा 70, उसकी जितनी भी कॉल्स थी वो सब बड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हुई गई हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था, हमने एपिसोड 69 में मैंने बात कही थी कि जो हमारी एपिसोड 68 की जितनी भी कॉल्स थी वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती हुई गई थी और वो ब्लॉकबस्टर एपिसोड थी। चाहे वो PSX हो या क्रिप्टो हो या कमोडिटी हो, सारी कॉल्स की टारगेट्स हिट हुए थे। सो मैंने कहा उस एपिसोड का 100% विन रेट था। तो एक भाई बड़े प्यार से कमेंट कर रहे थे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने जब फराज ने ये क्लेम किया कि 100% विन रेट है तो मैंने शो वहीं बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी दिखा देते। 100% उस एपिसोड का था। ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी दिखा देते। हम तकरीबन 70 एपिसोड कर चुके हैं और अगर मैं PSX की यहाँ पे कॉल्स की बात करूँ तो हमारा विन रेट 76% चल रहा है।
244 ट्रेड्स हमने दी हैं और 185 हमारी टीपीज हिट हुई हैं, 59 का एसएल हिट हुआ है। टीपी 250% विन रेट है, 50%। इसका ये मतलब है, सिंपल मैथ्स है। उम्मीद है कि जिसने भी 4th क्लास पढ़ी हुई है और मैथ्स पढ़ा है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1 to 2 करते हैं और 50% का विन रेट रख रहे हैं आप, और एसएल जो है आपका, फॉर एग्जांपल अगर ₹1 का एसएल है तो टारगेट आपका ₹2 का है। अब 50% ट्रेड्स आपकी 50% की TP2 हिट कर रही है, तो आप नेट प्रॉफिटेबल क्या, आप मार्केट को भी अपसाइड को बीट कर रहे होते हैं। सिंपल मैथ्स है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगा आप लोगों को। सो ओवरऑल बड़ी अच्छी विन रेट रही। और रिमेंबर वन थिंग, ये कंसिस्टेंसी पिछले 1.5 साल से चलती हुई आ रही है। 70 एपिसोड्स कर चुके हैं और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी थी। पाकिस्तान इंडिया वॉर हो या उससे पहले टैरिफ का मसले मसाइल हों, फिर उसके बाद यूएस ईरान के मसले हों, ईरान इज़राइल के मसले हों, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अब ये जो इस साल जो वॉर शुरू हुई उसके मसलों, ये सब कुछ इसमें आया हुआ है। और हम टाइम टू टाइम जितने भी ये अप्स एंड डाउन्स रहे मार्केट के, वो सारे के सारे आप लोगों को बताते रहे। जब मार्केट अपने हाइस पे थी उस टाइम भी यही कह रहे थे 25% का विन रेट, 25% का प्रॉफिट बुक कर लें। सो ओवरऑल ये बड़ी अच्छी विन रेट है 76% की। अगर इसी शो में हम फॉरेक्स के ऊपर और इंटरनेशनल स्टॉक्स के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, यानी कि इंडाइसेस के ऊपर, सो इसकी भी विन रेट 76% है। 67 ट्रेड्स हैं, 51 की प्रॉफिट्स हिट हुए हैं और 16 का एसएल हिट हुआ है। इसी तरीके से अगर क्रिप्टो की बात करें, यहाँ पे 84% का विन रेट है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे 90% का विन रेट है। बहुत कम एसएल्स इस पे हिट हुए हैं और हमारे जितने गोल्ड के ऊपर टारगेट्स हिट हो रहे होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। लास्ट वीक भी TP1 हिट हुआ है और उससे पहले भी ये सारे कॉल्स यहाँ पे सो ऑन रिकॉर्ड है। और इस शो की खूबसूरती ही यही है कि आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही होती है। जब हमारे एसएल हिट होते हैं, जैसे लास्ट एपिसोड का मेंटा का हिट हुआ है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि भाई एसएल हिट हो गया। जो कॉल्स चल रही हैं इंटैक्ट है, जिनका SLTP नहीं हिट हुआ वो आप इसको होल्ड ही करेंगे। इसके अलावा ना सिर्फ हम खुद ये बता रहे होते हैं बल्कि हम सिखा भी रहे होते हैं। जिनको सिखा रहे होते हैं उनके भी रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सरमाया कम्युनिटी अलुमनाई की जो है, इसके ऊपर सक्सेस स्टोरीज़ अगर आप देखें, सो पूरा शो ख़त्म हो सकता है 2-4 घंटे का, लेकिन यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ नहीं ख़त्म होंगी। 56% की गेन, 46% की गेन, फिर इसी तरीके से इन्होंने जितने सेटअप्स बताए थे उसमें से मेरे ख्याल में 80% विन रेट इनकी चल रही है। फिर यहाँ पे देखते जाएँ 58% का विन रेट, 58% का प्रॉफिट। और इस तरीके के पर ट्रेड के ऊपर जो ये प्रॉफिट्स आ रही हैं, राइट ले रहे हैं, रिस्क ज़ाहिर है कुछ और होगा। इथीरियम के 18% का प्रॉफिट, 45% का प्रॉफिट। फिर यहाँ पे देखिएगा 20% गेंस इन जस्ट 2 वीक्स ऑन 1000 इक्विटी। इसका ये मतलब है $200 उन्होंने 2 हफ्ते में बना ली और ये पूरी ट्रेड लॉग्स उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये कोई फेक नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अगेन कह रहे हैं दिसंबर 2025 से मई 2026 20% का ग्रोथ है इनके अकाउंट के ऊपर। और ये सारी इन्होंने अपनी ट्रेड लॉग्स यहाँ पे शेयर की हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, हमारे इस पे लाइव स्ट्रीम भी, लाइव ट्रेडिंग भी चल रही होती है, तो उसके ऊपर भी 78% का विन रेट चल रहा है। अगेन रिस्क रिवॉर्ड अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं तो आप नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे $54 का प्रॉफिट। फिर इसी तरीके से चलते जाएँ ऊपर, सक्सेस स्टोरीज़ में आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो मिलेंगी। फिर प्रॉफम्स पास की हुई हैं, उसके सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं। यहाँ पे भी एक और सर्ट आया हुआ है, ये भी एक और सर्ट आया हुआ है। क्रिप्टो के ऊपर ज़बरदस्त कम्युनिटी में प्रॉफिट्स हो रहे हैं इस दफ़ा। और यहाँ पे ये देखें, फिर एक और सर्ट आया हुआ है प्रॉफम का। सो ये चलता जाएगा, सारा शो ख़त्म हो जाएगा। सो ना सिर्फ आप लोग ये बुल्स एंड बेयर्स को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें $1500 का पे आउट है, $1450 का। इसी तरीके से आप चलते जाएँ, ना सिर्फ बुल्स एंड बेयर्स देख के आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि सीख के भी काम कर सकते हैं आप लोग। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी सिखाया है वो काफ़ी हद तक वो प्रॉफिटेबल ही चल रहे हैं। जी अमार, अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। चलिए परफेक्ट हो गया। तो ये ऑलरेडी हमारी सक्सेस स्टोरीज आप देख रहे हैं कि सिर्फ ना सिखा रहे हैं बल्कि लोग जो है
खुद इतना सीख के जो है खुद इसको अप्लाई भी कर रहे होते हैं, और जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मज़ा भी आता है। खुद मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं, फराज को भी आते हैं कि जितना हमने उनको जो भी चीज़ें सिखाई हैं, अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब खुद से इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और खुद से इसका बेनिफिट भी ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग्स के लिए रजिस्टर करना है तो ये अगेन आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो सरमाया के ऊपर वेबसाइट पे आओगे, ट्रेनिंग्स के ऊपर ये सारी रजिस्ट्रेशन ओपन है। मिनिमम स्लॉट्स रह गए हैं, आई थिंक 30th इज द लास्ट डेट, तो आप लोग इसके लिए अगेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। चले अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारी लोकल मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी हद तक अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, थोड़े से रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे यूएस 100 की मार्केट अगर आप देखें, बहुत ही जबरदस्त आजकल परफॉर्म कर रही है। ये मैं कुछ अरसे से आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ। 14 में जो लास्ट हमने बुल्स एंड बियर्स किया था, उस टाइम में मार्केट ने तकरीबन 22% परफॉर्म किया था, नैस्डैक ने तकरीबन 43% किया, एस&पी ने 13% एंड 22 किया। इस टाइम पे वही रिटर्न्स जो है मेरे 60% पे पोर्टफोलियो चला गया। ये बाय द वे आपको ये बताता चलूं, ये सिर्फ 2 महीने हैं, बल्कि 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, 1.5 महीना हुआ है अभी। सो 45 डेज के अंदर जो है 60% ओवरऑल पोर्टफोलियो, यानी कि कुछ इसमें स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डबल से भी ज्यादा परफॉर्म कर लिया। तो बहुत ही रॉकेट मार्केट इस टाइम पहुंची हुई है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करी है। एस&पी में 1-2 स्टॉक्स थोड़े से नीचे आए थे, तो अभी भी फिलहाल पोर्टफोलियो से वो ऊपर परफॉर्म करे, ठीक है। सो अगेन इस तरह से जैसे पाकिस्तान मार्केट के ऊपर भी डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है, यूएस मार्केट के डिफरेंट है। यूएस में अगेन आप देखो नैस्डैक के अंदर काफी हलचल नजर आ रही है, आईटी के बूम है, एआई का आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा फैक्टर चल रहे, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस उनकी डिफरेंट है। पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप देखें, थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स जो थे वो निस्बतन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, और अगेन मैंने आपको 9 मार्च के ऊपर ये बताया भी था कि आप डिफेंसिव में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, सिक्लिकल जो स्टॉक्स हैं, आपकी अंडर परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ी बहुत नजर आ रही है, सिवाय 1-2 के वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, और वो भी बाय द वे मेरी टॉप 26 के पिक्स में से थे। एटलस होंडा है, सासगर, लकी, ये थोड़े से ज्यादा परफॉर्म करें। अगर आप मार्केट को देखेंगे, केएसएन इंडेक्स की ज्यादा परफॉर्मेंस है आफ्टर मार्च, और ये सिक्लिकल्स की निस्बतन कम परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब ये जो डिफेंसिव में आना, कि जब मैं आपको बता दूं कि सेक्टर्स कौन से ज्यादा परफॉर्म करेंगे, ये थोड़ी सी समझने वाली बात होती है कि किस टाइम पे आपको कौन से सेक्टर्स के अंदर होना चाहिए और किस टाइम शिफ्ट करना चाहिए। और ये नहीं है कि बार बार हम शिफ्ट करवाते हैं, ये भी कई 3-3 साल या 4-4 साल के बाद मैंने पहली शिफ्ट इस दफा करवाई थी, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो डिफेंसिव में ज्यादा स्टॉक जो है आपके ज्यादा परफॉर्म करें केएसएन इंडेक्स से, ठीक है। और जो नीचे भी हैं उन्होंने डिविडेंड्स भी दिए हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिजल्ट हमारे रहे हैं। जैसे फराज ने ऑलरेडी दिखाया, ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मैंने पिछले साल रिकमेंड किए थे, और इन्हें 1000% परफॉर्म कर चुके हैं। ये छोटी बात नहीं होती, 10x से ज्यादा परफॉर्मेंस हो जाना, वही 5 स्टॉक्स के अंदर, ये काफी ज्यादा होते हैं। ऑल्दो 20-25 स्टॉक्स का टोटल पोर्टफोलियो था, लेकिन ओवरऑल इन 5 ने तकरीबन बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है, 10x से ज्यादा किया है। ब्लूम एनर्जी 18x इसने परफॉर्मेंस दी है, हट ने 10x परफॉर्मेंस दिया, अभी भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी 14x बहुत जबरदस्त चल रहा है। SGX 13x, फिर इसके अलावा जो है वेस्टर्न डिजिटल, इसने 17.5x। सो सिर्फ मेरे ख्याल से 10x नहीं, इससे भी डबल तकरीबन कर गए हैं। तो ये एक बहुत ही रेयर आप कह लें कि सिनेरियो हमारा पिछले साल से बना है, जिन लोगों ने एआई को यूज करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट की, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट था। तो उन्होंने देखे यहाँ पर रिटर्न्स काफी फिनोमिनल बनाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे डेवलपमेंट्स हैं, वो लास्ट वीक के मैंने आप लोगों को, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। इस वीक की थोड़ी सी देखते हैं। पीएसडीबी रिलीजेस 8.33 बिलियन फॉर अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स जुलाई टू अप्रैल। तो अगेन ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर के लिए थोड़ा सा बेहतर है। जितनी डेवलपमेंट ज्यादा होंगी तो उतना जो है ये स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद S11 टायर्स आईपीओ फुली सब्सक्राइब, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान के अंदर फास्टेस्ट बुक बिल्डिंग हुई है इन पीएसएक्स हिस्ट्री। 5 सेकंड्स के अंदर फुली सब्सक्राइब हो गया। बहुत ही जबरदस्त सिनेरियो ये रहा है। ये थोड़ा सा बुलिशनेस शो करती है टुवर्ड्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यूएस ईरान एग्री 60 डे सीज फायर एक्सटेंशन, ऑयल फॉल्स 5%। वैसे ही है मेरे ख्याल से परमानेंट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पे बात चली है, तो हो सकता है 60 डे की सीज फायर एक्सटेंशन होए, तो उसकी वजह से आपकी जो मार्केट है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। आईटी एक्सपोर्ट्स राइज 33% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, विच इज अ गुड साइन कि आईटी एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा बढ़ रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन टू एक्सीड 10% इन फोर्थ क्वार्टर फिस्कल ईयर, हाईएस्ट इन नेरली 2 years। तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब भी ऑयल हमारा रेट ऊपर जाता है तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर चली जाती है। एक्सपेक्टेशन में ये है कि 12% के बाद से हमारी इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखें ऑयल का रेट जैसे ही नीचे आया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसको फौरी तौर पे 20-30 रुपीज जो है ऑयल को कम किया है, विच इज अ गुड साइन। गोइंग फॉरवर्ड ऑयल का रेट थोड़ा सा नीचे ही रहे,
तो हमारी इकोनॉमी के लिए दिस विल बी गुड, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं, IMF सेट्स रुपीज 1.73 ट्रिलियन पेट्रोलियम लेवी टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 27। सो ये अगेन जो हम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमसे लिया जाता है, वो पेट्रोल के अंदर ही जो पीडीएल का जो आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होता है, वहां से ज्यादा कलेक्शन होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद में। तो आप देखें IMF ने जो है टारगेट थोड़ा सा ज्यादा दिया है, विच इज अ लिटिल बिट बैड साइन आप कह लो, लेकिन अगेन जितना ज्यादा टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट को, उतना उसके लिए भी थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कई सूरत में जो हमारी करेंसीज की परफॉर्मेंस है वो इसी वजह से हो रही होती है, ठीक है। एक तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा थोड़ा सा बेहतर है, दूसरा जो है आपकी जो टैक्सेस की ज्यादा अगर कलेक्शन हो रही होती है तो हमारी करेंसी के ऊपर एक ज्यादा प्रेशर नहीं आता, ठीक है। पाकिस्तान पावर एंड गैस सर्कुलर डेब्ट सर्जेस टू रुपीज 5.2 ट्रिलियन, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हिट्स 7-year हाई इन अप्रैल। सो ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये थोड़ा सा मैं बता रहा होता कि हमारा डॉलर पीकेआर का जो रेट बनना चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा बनना चाहिए, नहीं कि डॉलर को थोड़ा अब ऊपर जाना चाहिए या पाकिस्तानी रुपये को थोड़ा सा डेप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह भी रहे हैं कि हमें ये कर देना चाहिए, इससे थोड़ी सी आईटी के हमारे ये जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए दिस इज हाईली बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप लोगों ने इसको करके चलना है। अभी तक जो है इसकी पॉलिसी कोई चेंज नहीं आई, तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान यूरिया सेल्स इन अप्रैल जंप 85% ईयर ऑन ईयर टू 463,000 टन, हाईएस्ट इन 15 ईयर्स। तो ये कुछ अरसा पहले बहुत ज्यादा लोग ये कहना शुरू हो गए थे पता नहीं यूरिया बिकेगा कि नहीं, और मेरे ख्याल से मैंने एक जब वीडियो बनाई थी एफएफसी के ऊपर, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जो सिनेरियो लग रहा है कि यूरिया की सेल्स आपकी बहुत आराम से बिक जाएंगी, उतना मसला नहीं होना चाहिए, और यही हुआ है कि इस टाइम पे यूरिया की सेल्स आपकी अच्छी बिकी है, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स विल सोर रुपीज 18 to 19 ट्रिलियन बाय दिसंबर। तो आप देख रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग काफी राइज पे है, दिस इज अगेन वेरी गुड साइन। सकूक इशुएंस एक्सपेक्टेड टू क्रॉस रुपीज 3 ट्रिलियन इन 2026। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि सकूक के थ्रू हम पैसा रेज कर रहे हैं और फिर वो इकोनॉमी के ऊपर हम उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान सिक्योर्स रुपीज 1.2 बिलियन ऑयल फैसिलिटी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हिच इज अगेन अ गुड साइन। इसके बाद देखें फॉरेक्स रिजर्व जंप टू रुपीज 22.59 बिलियन। तो ये एक सिनेरियो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। ये मैं बार बार बात करता हूँ कि आपका जो रिजर्व्स है वो हमारे हिट नहीं करे। जो 2022 में हमारा सिनेरियो बना था काफी बुरा बना था, जिसमें हमारे रिजर्व्स यूज हो गए थे। अभी तक हमारे रिजर्व्स जो हैं वो या तो स्टेगनेंट है या तो थोड़े बहुत इंक्रीज ही कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारी करेंसी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं हुई। और अगर आप देखें अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर सारे कंट्रीज में अब डेप्रिसिएशन थोड़ी सी स्टार्ट हो गई भी है, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन। जो अच्छा होता है हमें थोड़ा सा उसको हाईलाइट भी करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड गैप वाइडेंस विद नेबर्स विद वाइडेंस टू 30%। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। जहां पॉजिटिव साइन बता रहे हैं, थोड़े बहुत नेगेटिव साइन भी आपको बता रहे हैं कि ट्रेड गैप जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ थोड़ा सा आपका ज्यादा है, यानी कि आप वहां से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, यहां से एक्सपोर्ट उनको कम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी स्पेसिफिक आ जाए। ओजीडीसी रिसीव्स रुपीज 7.72 बिलियन 11 सर्कुलर डेब्ट इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये अगेन इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपको ओजीडीसी को भी आ रही है, पीपीएल को भी आ रही है। एवेंशियन अप्रूव्स रुपीज 7.5 बिलियन कैपिटल इंक्रीज। तो ये कैपिटल इंक्रीज इन्होंने किया है ओएस जो इनका स्कीम है, जिसके तहत इन्होंने कैपिटल को इंक्रीज किया। इससे थोड़ा सा आप कह लें कि नेगेटिव भी नहीं इंपैक्ट आता, पॉजिटिव भी नहीं आता, थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस होता है। गोइंग फॉरवर्ड जो है इन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा जब भी आपके शेयर ज्यादा बढ़ते हैं तो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा कि ज्यादा कंपनी थोड़ा सा अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ शो करेगी, तब जो है अगेन आपके इन्वेस्टर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। एसएलएम टायर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 5 सेकंड्स के अंदर फुली सब्सक्राइब हो गया, अगेन अ वेरी गुड साइन। और सर्विस इंडस्ट्री जो मैंने आप लोगों को एक शेयर बताया था टॉप 2026 में, इस वजह से ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एलएसई फाइनेंशियल सर्विसेज अप्रूव्स 10-1 स्टॉक स्प्लिट। तो ऑलरेडी हमने कुछ अर्सा पहले भी आपको इसकी कॉल दी थी कि अगेन एलएसई फाइनेंशियल सर्विसेज ने परफॉर्म भी बहुत जबरदस्त किया था, और अगेन इसने स्टॉक स्प्लिट के ऊपर अभी रिसेंटली इसके स्टॉक स्प्लिट भी हुआ। एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन H2O2 इंपोर्ट्स एक्सटेंडेड 5 ईयर्स। सो ये डॉल के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, और अगर आप देखें डॉल जो है वो इसी वजह से बहुत जबरदस्त आजकल परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें ओजीडीसी विंस 8 स्ट्रेटेजिक ऑफशोर ब्लॉक्स, पीपीएल साइंस 8 ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट्स। तो अगेन ये दोनों के लिए बहुत अच्छा साइन है। टीजीएल सिक्योर्स लैंड फॉर न्यू वैल्यू एडेड ग्लास प्लांट्स। इसी वजह से अगर आप देखें टीजीएल भी अगेन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। वैसे मैंने आपको बताया था कि तारिक ग्लास जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हैस्कोल बोर्ड अप्रूव्स प्लान टू रिस्ट्रक्चर 92% बैड डेब्ट। वैसे बहुत ज्यादा इसका कर्जा चला था, अब रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उससे काफी हद तक इसमें बेहतरी आएगी, ठीक है। एंड लास्ट इज आईपैक सब्सिडरी अप्रूव्स रुपीज 2.13 बिलियन राइट इश्यूज
फॉर डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। तो अगेन आईपैक जिस तरह हैज कॉल रिस्ट्रक्चर कर रहा है, तो अगेन ये भी अपने एंड पे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं फराज भाई की तरफ। जी फराज भाई, मार्केट का थोड़ा सा बोलिए। जी, हमारे KC 100 के ऊपर बात करते हैं, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट टाइम कि बाउंस आ जाएगा और 160 से ऊपर रहना चाहिए इंडेक्स को, उसी तरह हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से बाउंस आया और वहाँ से परफॉर्म करता हुआ ये 173,802 तक आ चुका है। सो एक अच्छा बाउंस था इस जगह से। अब हम अपने पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, EMA 21 और 55 का बैंड है वीकली चार्ट के ऊपर। ये मैं काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा था कि ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और इसने किया, और वहाँ से हमने देखा एक सिग्निफिकेंट बाउंस और उससे ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो बड़ा प्रोमिनेंट और बहुत अच्छा साइन है आगे आने वाली रैली के लिए। और ये जो अब इसने EMA 21 से ऊपर बड़ी अच्छी बाउंस के ऊपर इसने क्लोज़ किया है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, ये एक अच्छा साइन है। एज़ लॉन्ग एज़ ये इससे ऊपर रहती है आपकी मार्केट, तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैली फिर आगे कंटिन्यू करे। सो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसके बाद हम EFI की बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे थे। हमने यहाँ पे देखा था कि इस जगह के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस आई थी जब इंडेक्स आपका 150 के राउंड आ चुका था, और उसके बाद से यहाँ से इसने रैली करना शुरू किया। EFI की ऊपर जब भी डाइवर्जेंस बनी हैं, ये बड़ी सिग्निफिकेंटली परफॉर्म करती हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस हो तो मार्केट नीचे आ जाती है, बुलिश डाइवर्जेंस हो तो मार्केट बहुत अच्छी रैली करती है। ये जो वॉर से पहले या वॉर के दौरान जो मार्केट टूटना शुरू हुई थी 190 से, यहाँ पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी थी, और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने करेक्शंस ली, और उसके बाद फिर दोबारा से जब तक बुलिश डाइवर्जेंस इसके ऊपर नहीं आई तो मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। राइट नाउ इसके ऊपर कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है, सो एक बहुत अच्छा साइन है। और लास्ट 2 एपिसोड्स में मैं ये कहता रहा हूँ कि EFI की भी ज़ीरो के ऊपर सपोर्ट है, पिछले 2 एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था। यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा, और एग्जैक्टली हमने देखा है कि वहीं से ये बाउंस करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो अगेन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा इसका भी। इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं हमारा वीकली क्लिंगर क्रॉसओवर के ऊपर। पहले इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, ये है क्या। जब भी क्लिंगर का क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, तो इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई वीकली के ऊपर। अगेन यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, फिर बहुत अच्छी बुलिश रैली दिखाई। अगेन यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, बहुत अच्छी बुलिश रैली दिखाई। क्रॉसओवर यहाँ पे बेयरिश का हुआ, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा टूटी है। अब के दोबारा से वीकली क्रॉसओवर हो चुका है बुलिश का, बुलिश क्रॉसओवर। सो अगेन ये अच्छा साइन है। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि डेली का भी बुलिश है या नहीं है। अगर ये दोनों एक साथ के ऊपर क्रॉसओवर कर रहे हो, सो अगेन बहुत अच्छी रैली बनती हुई हमें नज़र आती है। और इस हफ्ते इसने डेली ने बहुत अच्छी क्लोजिंग ऊपर दिखा दी है। सो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है गोइंग फॉरवर्ड। लास्ट टाइम मैं ये कह रहा था कि यार ये सपोर्ट पर आया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस कर जाता है तो एक अच्छा साइन बन जाएगा। और अभी लग ऐसे ही रहा है कि यहाँ से ये अपनी रैली को इंशाल्लाह कंटिन्यू करता हुआ नज़र आए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि भाई KC 100 के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी। बुलिश डाइवर्जेंस का ये मतलब है कि ये मोस्ट लाइकली रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, और हमने देखा कि बहुत अच्छा रिवर्सल हमें नज़र आया। अब यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं आई। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं जहाँ पे हायर हाई बने और उसके बाद थोड़ा सा नीचे एक इसने हाई प्रिंट किया है, इसको हम लोअर हाई तो नहीं कहते, ये कंटिन्यूशन पैटर्न की निशानी होती है। और कंटिन्यूशन पैटर्न यूजुअली अपवर्ड्स की तरफ की रैली दिखाते हैं। यही पैटर्न हमने यहाँ पे भी देखा था अक्टूबर 2025 पे, जब इंडेक्स ने हाई नहीं ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद ये कुछ अर्सा कंसोलिडेट हुआ एंड देन बढ़ गया। जब मार्केट को टूटना होता है तो 2 हायर हाइस के ऊपर रिवर्सल पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनती है, जो हमने यहाँ पे देखी थी। सो वैसा भी पैटर्न यहाँ पे नहीं बना, तो एक अच्छा साइन है। आने वाले टाइम पे अगर ये आपका 175 500 को बहुत इजीली अगर क्रॉस कर जाता है, अगेन ये अब अच्छा साइन होगा। और यहाँ पे आपकी कोई डाइवर्जेंस एसएच अभी फ़िलहाल बेयरिश की नहीं बनी हुई, सो एक अच्छी इंडिकेशन है। मार्केट के पास रूम में काफ़ी अच्छा है कि ये इजीली जाके 189 190 को इनिशियली टेस्ट कर सके। इसके अलावा हम हाई राइज हाई लोज की बात कर रहे थे। हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाउ डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड 2 हायर हाइज एंड 2 हायर लोज बन गए हैं। सो बाय डेफिनेशन अभी मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में जा चुकी है। इसके लिए अब कंडीशन ये है कि 175,000 का जो हाई लगा हुआ है ये है 175,300 के अराउंड।
175,500 से ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, क्लोज हो जाती है, सो बाय डेफिनेशन ये हमारा तीसरा हायर हाई की तरफ मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो ओवरऑल ये एक अच्छा साइन है और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है ये रेजिस्टेंस इजीली ब्रेक हो जाएगी। फिर हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि वीकली के ऊपर एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, उसके लिए फिर ये होना चाहिए कि वीकली पर ही बुलिश डाइवर्जेंस आए। फ़िलहाल अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो ओवरऑल इस पॉइंट को मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे गैप्स बने हुए थे, लास्ट 2 एपिसोड्स में भी डिस्कस करता रहा मैं कि अगर ये गैप्स फिल हो जाते हैं अच्छा साइन है, और हमने देखा ये गैप फिल हुआ और उसके बाद यहाँ से बाउंस आना शुरू हो गया। और भी नीचे गैप्स बने हुए हैं, 152 के अराउंड है, फिर 1,05,000 पे है, सिर्फ 7,000 पे भी है, इंडेक्स सिर्फ 5,000 पे भी है। ये गैप ज़रूरी नहीं होता फिल हो, अगर फिल हो जाए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं जो आने वाले वक्तों के लिए एक अच्छी रैली में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए परेशानी उन इन्वेस्टर्स को हो सकती है जो जिन्होंने ऊपर के लेवल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। सो फ़िलहाल अभी ये दोबारा से मुझे नहीं लग रहा कि रीटेस्ट होंगे, तो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सो समराइज़ करें इसको, हमारे पास 5 बुलिश पॉइंट्स हैं, 2 बेयरिश पॉइंट्स हैं। ओवरऑल बुल्स का वेट ज़्यादा है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो बायस है या ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ ही रहे, और 175-300 को अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इजीली ऊपर जा सकती है। पहले मैं डिस्कस करता हुआ आ रहा था सेकंड टियर थर्ड टियर स्टॉक्स में वॉल्यूम्स हैं, आप उसमें ट्रेड करें। अब चूँकि आगे आपका ये बजट सीज़न शुरू हो चुका है और बजट के बारे में बातें होना शुरू हो गई हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब आपके जो फर्स्ट ईयर स्टॉक्स भी हैं जो इंडेक्स ओरिएंटेड हैं वो भी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सो ओवरऑल अब आपकी पूरी मार्केट में हलचल या वॉलेटिलिटी आप लोगों को नज़र आएगी। सो जब तक बजट अनाउंस नहीं होता मार्केट जो है वो मेरे ख़्याल में रैली में कन्वर्ट करना चाहिए। मार्केट के पास प्लेटफॉर्म सारा सेट है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो वॉर की सिचुएशन चल रही है वो भी किसी हद तक एक डील तक पहुंचने वाली है। सो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम पे अच्छी ख़बरें हैं। फिर अभी आपका पेट्रोल की प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस भी पाकिस्तान में अभी कल ही कम हुई हैं 22 रुपये। सो ओवरऑल हम जिस मुश्किल हालात में आए थे मेरे ख़्याल में अब कूल डाउन होता जा रही सारी चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि दोबारा से स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लोग अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जो रिकमेंडेड लेवल्स बताए जा रहे होते हैं हमारे शोज़ में, उनके ऊपर अगर अच्छी वैल्यू बाइंग करना चाह रहे हैं तो करें। आने वाला टाइम मेरे ख़्याल में जून और जुलाई दोनों महीने बहुत अच्छे हैं जहाँ पे इंडेक्स आपका परफॉर्म कर सकता है। जी हम परफेक्ट हो गया। अच्छा, नहीं, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी बुलिश साइड पे भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो हमने सरमाया के ऊपर टूल्स यहाँ पे बनाए हैं। फाइनली जो मेरा इन्वेस्टर जीनी का जो एक मॉडल है वो सरमाया स्कोर के नाम से हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि हम यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा रहे होते हैं जिसमें सरमाया स्कोर हम यहाँ पे आपको शो कर रहे होते हैं। अब सरमाया जो एग्रेसिव रैंकिंग है, ये मेरी रैंकिंग है बेसिकली, कि जो अच्छी कंपनीज होगी उसकी हमने रैंकिंग अब लोएस्ट टू हाईएस्ट कर दी हुई है। ये नहीं कि जो सबसे टॉप पे आ रही है कंपनी वो हमारे सबसे बेस्ट है, और आगे आने जो नीचे जैसे आपकी रैंकिंग आती है तो थोड़े से आप कह लें कि फंडामेंटली थोड़ी सी वीक चल रही होती है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है। आप देखेंगे जिस तरह से मेरे जो पोर्टफोलियो मार्केट को बीट कर रहा होता है, या जो भी स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा होता हूँ वो अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा होता है कि बैक एंड ये मॉडल को यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एग्रेसिव रैंकिंग ऑल्दो अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आगे गोइंग फॉरवर्ड अब देखेंगे इसको कि हमने पब्लिक के लिए लॉन्च करना है या नहीं। इसी के ऊपर अगेन मैं सेशन भी करूंगा। अच्छा, अब यही चीज अगर अब यहाँ पे मैं आके आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। ये बाय द वे मैंने यहाँ पे मार्केट्स में आया हूँ और इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर ये सरमाया स्कोर का जो एलिमेंट है इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन टूल को आप क्लिक करके आ सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया। आप थोड़ा सा राइट पे आएंगे और यहाँ पे सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग के हिसाब से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया। ठीक है। अच्छा, अब जैसे रिसेंटली अगर आप देखें नेटसोल, ये रिसेंटली मेरे पास पोर्टफोलियो में आया था और इसकी अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे, सो मैं क्या करता हूँ कि एसी 100 के साथ नेटसोल की यहाँ पे अगर आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा कि जहाँ पे मार्केट तकरीबन इसने तकरीबन 10% परफॉर्म किया, वहीं पे नेटसोल ने तकरीबन उसी टाइम पीरियड के अंदर 41% की परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। इसी तरीके से एक दो कंपनीज को और भी देख लेते हैं और यहाँ पे भी दो तीन कंपनीज जो मैंने टॉप 2026 बताई थी वो चेक कर लेते हैं। AGIL वाज वन ऑफ द कंपनीज जो मैंने आपको रिकमेंड की थी कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SRBI देखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सर्विस लॉन्ग मार्च का जो आपका IPO हुआ है उसके बैक एंड पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है कंपनी को वो अगेन ये कंपनी थी। ठीक है। AGIL को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो AGIL आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके अलावा हम SRBI को देखते हैं। सो दिस इज SRBI। ठीक है। और ये हमारा ये वाली आ गई कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी पर इन तीनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखें,
AGIL की तकरीबन 15% की परफॉर्मेंस है, तकरीबन KSCI इंडेक्स ने 10 की है, SRVI 37% की परफॉर्मेंस। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आपकी रैंकिंग वाली चीज हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये आपको कितना बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। सो अगेन जिन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको तो एक्सेस है, आप लोग डायरेक्टली भी जाके इसको देख सकते हैं। और अगेन जो जब भी हम इसको पब्लिकली अनाउंस इसको करेंगे तो हम आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जी बैक टू फ्रांस। स्कूल ने मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस तो सिखा दी, लेकिन बिल कैसे भरना है, रेंट कैसे पे करना है, ये नहीं बताया। सुनने में अजीब लग रहा है? जी बिल्कुल। तो सरमाया लाया है कुछ अलग, ऐसा कोर्स जो कि सिर्फ बच्चों के लिए है, जो उनको सिखाता है ज़िंदगी में असल काम आने वाली चीज़ें, जैसे कि बजट बनाना, बचत करना, सरमायाकारी करना। सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्किल्स जो उनका मुस्तकबिल संवार दे। तो शुरू करते हैं आज से। जो स्कूल छोड़ देता है वो हम सिखाते हैं। जी, हमारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है इस वीक के लिए या आने वाले टाइम के लिए वो मेपल लीफ सीमेंट है, और इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस करते रहे थे और हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं उसके ऊपर। आज एक और दफ़ा इसको डिस्कस कर रहे हैं विद न्यू स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा था, ये जो लेवल्स थे इसके 90 और 88 के अराउंड, और फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा था। सो काफ़ी टाइम के बाद जाके तकरीबन एक आध महीने के बाद इसकी मेहनत करने के बाद ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, और उसके बाद ये 91.50 की क्लोजिंग दी है, जो इस पॉइंट से या इस जोन से बहुत अच्छी सस्टेनेबल सपोर्ट फ़िलहाल नज़र आ रही है। लग ऐसे रहा है कि अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है इस सपोर्ट जोन को, तो आने वाले टाइम पे इजीली ये 100 और फिर 108 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। और अगर यही रैली कंटिन्यू रहती है तो नो डाउट 125 और 130 के टारगेट्स भी हम आए कर सकते हैं। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, उसके बाद ये एकदम से पंप हुआ, देन ड्रॉप होके यहाँ पे जितनी भी इसके गैप्स थे उनको फिल करने के बाद ये दोबारा से बढ़ रहा है। अब मेरे ख्याल में यहाँ से इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मेच्योर रैली कन्वर्ट होती भी नज़र आए। इसका स्टॉप लॉस 80 का बनता है, अगर 90 पे मिले 80 का स्टॉप लॉस रखें और आए करें 108 110 के टारगेट्स, तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज आपकी ये ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैं समझा भी दूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि ये जो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है ये आपके लिए 10% मतलब यानी कि 11% या 12% का एसएल रखें। आप इसकी रिस्क कैलकुलेशंस करेंगे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आप 2% का रिस्क ले सकते हैं। ये सिंपल मैथ्स है। लोग कहते हैं आपका एसएल इतना दूर है, एसएल दूर नहीं है, आपको अपना रिस्क ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है या उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है कि आपके पोर्टफोलियो पे अगर ये एसएल हिट हो तो 2% से ज़्यादा का लॉस ना हो, और इसी तरीके से जब आपकी ये टीपी हिट हो रही हो तो रिवॉर्ड आपको 4% मिले। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं। आजकल चैट जीपीटी एआई के थ्रू आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा भाई ये क्या साइंस है, ये समझा दें। ये 6 क्लास की साइंस है, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, हमारे इसके फंडामेंटल्स बता दें। परफेक्ट हो गया। अच्छा चलें फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाते हैं। मेपल लीफ ऑलरेडी टॉप 2026 की मेरी पिक भी थी। वन ऑफ द सीमेंट कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑल्दो ये डिविडेंड्स वगैरह बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो समाया एग्रेसिव रैंकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त हमारे पास अगेन आ रही है 68। हमारे पास तकरीबन 350-400 कंपनीज के दरमियान में इतनी हमारे पास टोटल कंपनीज आती हैं, उनमें से 68 की रैंकिंग होना भी एक अच्छी रैंकिंग आपकी काउंट होती है। और अगेन अगर आप देखें सरमाया स्कोर जो इसका है तकरीबन वो भी जो सारा टोटल स्कोर हमारा फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर कितनी ग्रोथ है, कितनी स्टेबिलिटी वगैरह चल रही है, सारी हमारे इसी की बेस के ऊपर आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके रेवेन्यू वाइज अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो काफी जबरदस्त इसका इंक्रीज कर रहा है। ईयरली यहाँ पे आ जाते हैं और अगर आप देखेंगे तो पहले स्टैग्नेंट हो चुका हुआ था 2024 से 2025, फिर अगेन अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर ये काफी हद तक बेहतर हुआ है। अच्छा, अब रिसेंटली अगर इसका यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो तकरीबन 6.5 से तकरीबन 10.74 ईपीएस बढ़ी है। पिछले एक साल में आप कह लो 6-7 महीने के अंदर ज्यादा इंक्रीज नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो आजकल काफी ज्यादा हैं, तो वो अगेन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये काफी डेवलपमेंट्स भी कर रहे हैं। नोवा केयर का जो ये हॉस्पिटल के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है पायनियर सीमेंट को जो ये खरीद रहे थे तो वो भी इनकी एक्टिविटीज कुछ चल रही थी। अगर आप यहाँ पे देखें इनके क्वार्टरली के रेवेन्यू को देखेंगे तो ये बहुत जबरदस्त इनका यहाँ पे इंक्रीज किया है पिछले साल की निस्बत। अगर आप यहाँ पे देखें तो 16 से तकरीबन 21 या तकरीबन 40% का जंप बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अर्निंग्स को आएंगे, अर्निंग्स थोड़ी सी आपको अगेन इसी वजह से नीचे आ रही है क्योंकि ये अगेन एक्सपेंसेस जो है काफी हद तक कर रहे हैं, ठीक है। अगर डेट टू इक्विटी देखें बहुत ही जबरदस्त है, प्राइस टू अर्निंग्स भी इनकी बहुत अच्छी है। ईपीएस देखें कितना जबरदस्त किस्म का ट्रेंड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इंक्रीज करें।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेपल लीफ के जो पावर के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी सीमेंट की कंपनीज काम कर रही हैं। काफी हद तक इन्होंने डेवलपमेंट्स किए। वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ये पावर के ऊपर अगेन काम करें, जो कि आपका वेस्ट हीट के ऊपर इनका है। पेट कोक के ऊपर तकरीबन 60% का ज्यादा फोकस है। बायोमास तकरीबन 35% कर रहे हैं। इंपोर्टेड कोल के ऊपर 5% काम कर रहे हैं। फिर अगेन 40 मेगावाट का ये रिकवरी पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी कॉस्ट इस टाइम पे तकरीबन ₹16 पर यूनिट के ऊपर इनकी आ चुकी हुई है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि गोइंग फॉरवर्ड इन ये अपनी कॉस्ट को भी रिकवर करके अपने रेवेन्यू को ज्यादा ग्रो मार्जिन को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। ठीक है, मेपल लीफ ने अगेन तकरीबन पायनियर सीमेंट आपको ऑलरेडी पता कि एक्वायर किया था। 88% अब तक जो है इन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है। ये इसके अलावा जो है इन्होंने एजीएल और नोवा केयर हॉस्पिटल के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। नोवा केयर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बाय दिसंबर 2026 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीटेक लिमिटेड जो है ये अगेन इसके अंदर एफएफसी ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगेन ये दोनों कंपनीज जो है एफएफसी की लीडरशिप के अंदर जो है काफी हद तक एक्सपेक्टेशन यही है कि एजीएल बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और जैसे ही ग्रो करेगा तो अगेन किसको फायदा होगा? इनको होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी मेपल पावर जो है ये काफी ज्यादा इनके टैक्स रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, जो अब तक जो है वो सॉल्व हो गए हुए हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां से भी इनको जब डिविडेंड्स आएंगे तो अगेन किसको बेनिफिट होने वाला है? इसी कंपनी को। ठीक है, सो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के। बस यही है कि ट्रिगर्स वगैरह थोड़े से रिक्वायर्ड होंगे। गोइंग फॉरवर्ड कुछ है भी, और अगेन आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा बेहतर ही देगा। जी बैक टू फ्रांस। जी, नेक्स्ट पिक है गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, और इसके ऊपर टेक्निकली जो हमारे पास एक जोन बना हुआ है 866 876 का, ये पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती रही, फिर एज अ सपोर्ट, फिर अगेन एज अ रेजिस्टेंस, फिर एज अ सपोर्ट, फिर एज अ रेजिस्टेंस। तो ये बड़ा पिवटल पॉइंट और बहुत अच्छी जोन है, और ये फ्राइडे को इससे ऊपर आके कहीं क्लोज हुआ है विद नाइस मोमेंटम जो अच्छे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पहले बुलिश डाइवर्जेंस बनी, उसके बाद स्ट्रेट अप पैराबोलिक मूव एंड थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो सी पॉइंट डिफाइन करती है यहाँ पे, क्योंकि इस पूरी ए से लेके बी तक का जो पिवटल या 38 या गोल्डन पॉकेट जिसको आप कहें हार्मोनिक्स में 38 से 50 के दरमियान ये सी पॉइंट बनाता है, इसने बनाया। और उसके बाद हमने देखा कि सस्टेन करते हुए दोबारा से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। सो एक अच्छा साइन है। मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस 787 का होना चाहिए। इसके फर्स्ट टारगेट्स हम 991 के रख सकते हैं, और इसके बाद सेकंड टारगेट्स 1090 यानी कि 1100 के बन सकते हैं, जो अपने ऑल टाइम हाई के इसके ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे। अमार, आपको लगता है ऐसा कि इसमें इतना पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड के अपने जो इसने हाइज डिफ़ाइन किए थे 1100 के, उसको भी जाके ब्रेक करे, और ये मोमेंटम हमें नज़र आए? इसकी जो रैली बनी हुई है एक बहुत अरसे से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है। जून 2023 से 60-65 रुपये से बढ़ता हुआ ये आज 900 रुपये के करीब ट्रेड कर रहे हैं, और लग रहा है आपको कि 200 रुपये और बढ़ा देगा, ये बढ़ सकता है, ऐसा कुछ है इसमें? बिल्कुल ऐसा है। मुझे तो जीएचएनआई वैसे ही बहुत ही जबरदस्त कंपनी लगती है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको तकरीबन 1.5-2 साल से काफी मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन भी किया, बल्कि आई थिंक 3 साल होने वाले हैं। तो 3 साल से मैं इस कंपनी को बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये आपकी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर आप यहाँ पे इसके रिजल्ट भी देख लें तो आई थिंक ये इससे भी शायद ज्यादा परफॉर्म कर गए में 11 टाइम्स इसकी परफॉर्मेंस हो चुकी हुई है 2023 जब से आईएमएफ की एग्रीमेंट हुई। और मैंने ये बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट रखो। अगर आप केसीएन इंडिया की परफॉर्मेंस देखें 333 है, और इसने तकरीबन उसी मार्केट से 4 गुना ज्यादा इसको बीट किया है। अब यहाँ पे आ जाएं और इसका जरा रैंकिंग को चेक करेंगे, 2 नंबर पे रैंकिंग मेरी आती है। सो अगेन बहुत ही रेयर कंपनीज हैं जो हमारे पास टॉप पे आती हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखो, और ये बहुत अरसे से मेरे पास ये टॉप पे है। तो ये नहीं है कि अभी से इसका रिजल्ट आ रहा है, और ये इसकी रीजन बहुत बड़ी ये है कि ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, और सिक्लिकल स्टॉक जो होते हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसके रेवेन्यू के ऊपर अगर आप आ जाएं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकी अर्निंग्स बहुत जबरदस्त ग्रो करेगी। 2024 से अगर आप देखें 14 बिलियन से तकरीबन 58 बिलियन का रेवेन्यू, 4 गुना तो रेवेन्यू इनका बढ़ गया है। तो आप खुद अंदाजा करो कि इतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ना छोटी बात नहीं होती है। और ईपीएस पे ऊपर आ जाओ, 18 से बिलियन से तकरीबन 162, 8x की इनकी अर्निंग्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज नजर आ रही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि इससे भी बेहतर रहेगी। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी अगर आप यहाँ पे देखें ना होने के बराबर है, 0 इसकी डेप्ट है। फिर अगेन आप आ जाएं, कैश पर शेयर देखो 270 रुपीज कैश पर शेयर इसके पास अवेलेबल है। 860 में से कैश पर शेयर 270 तो इनके पास वही अवेलेबल है। तो आप खुद अंदाजा करें कि कितने जबरदस्त आपका स्कोर आ रहा है। सरमाया स्कोर पे देख लें 85, बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। हर चीज इसकी ग्रीन है, ग्रोथ का फैक्टर्स ग्रीन है, स्टेबिलिटी फैक्टर्स ग्रीन है, इन्वेंट्री, कैश फ्लोस, हर चीज आउट क्लास इसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। ठीक है, अगेन टॉप 2026 के पिक्स में भी मैंने बताया था, अभी तक जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, मार्केट को बीट कर रही है।
इसके ऊपर अगर हम बिजनेस वाइज थोड़ी सी बात कर लें तो इसका तकरीबन 59% मार्केट शेयर है ट्रक्स के अंदर। तो ये चीज बहुत बड़ी होती है कि आपके पास अगर 60% के पास मार्केट शेयर हो इन ट्रक्स, तो आपके पास प्राइसिंग पावर होती है। प्राइसिंग पावर होगी तो अगेन आपकी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। जीएचएनआई के पास गैल के भी तकरीबन 70% शेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। गैल के अगर आप देखें तो कुछ नई गाड़ियां ये भी लॉन्च करें, ऑल्दो मुझे सासगैर थोड़ा गैल से ज्यादा बेहतर लगती है, लेकिन जीएचएनआई जो इटसेल्फ है वो कंपनी ज्यादा ट्रक्स वाइज बेहतर है। तो मुझे जीएचएनआई भी बहुत अच्छी लगती है, सासगैर भी बहुत अच्छी लगती है। जैग T9 हंटर सेल्स जो है ये इनकी रिसेंटली बहुत जबरदस्त हुई है। इसके अलावा जो अगर आप देखें कमर्शियल व्हीकल्स पिकअप ट्रक्स के ऊपर जीएचएनआई काम करती है। हैवी ड्यूटी जो आप लोगों के ट्रक्स हैं उसके अंदर काफी बेहतरी नजर आती है। अफोर्डेबल ट्रक्स होते हैं इनके 10.5 मिलियन के राउंड अबाउट इनके होते हैं। रिसेंटली एक्सेल लोड की एक पॉलिसी है कि आप बहुत ज्यादा लोड जो है वो नई ट्रक्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो इन्होंने अपने ट्रक्स को रिवैम्प किया, जल्दी किया कि भाई हमारी जो ट्रक्स हैं वो ज्यादा जल्दी बिकने चाहिए। हम उसी जो इस टाइम पॉलिसी चली उसके मुताबिक हमारी ट्रक्स जो है अवेलेबल हो इन इन्वेंट्री, और वो उसकी वजह से अगर आप देखें इनके मार्केट शेयर बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का अच्छा साइन होता है क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रही है, अच्छे तरीके से देख रही है ये मार्केट की क्या डिमांड है। ठीक है, पिछले एक साल के अंदर देखा जाए तो पामा के जो नंबर्स हैं उसमें 48% ईयर ऑन ईयर ट्रक की सेल्स में इजाफा नजर आया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो तकरीबन 64% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रक्स की सेल्स भी इजाफा हुई हैं। तो मुझे तो बाय फार बहुत अच्छी कंपनी लगती है, हैंड्स डाउन, और मेरे टॉप 2026 की पिक भी है। जी बैक टू क्लास। जी, नेक्स्ट पिक के ऊपर बात करते हैं बैंक ऑफ पंजाब। और इसने हमने देखा कि पिछले 2 साल में ये तकरीबन 5 रुपये से बढ़ता हुआ और 45 तक चला गया, और उसके बाद जो अभी करेक्शंस आई मार्केट में देखने को, उसने एग्जैक्टली 50% की रिट्रेसमेंट 24.40 को टेस्ट किया, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया। 24 के लोज दिखाने के बाद इसने नॉन स्टॉप 38 तक गया है। 38 पे जाने के बाद ये कंटिन्यूशन पैटर्न की कंसोलिडेशन हो रही है, और ये कंटिन्यूशन पैटर्न आपका बुलिश फ्लैग की शक्ल बना रहा है। यहाँ से कहीं भी ये थोड़ा सा नीचे मिलता है 33 के करीब या 32 के करीब, बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 28, और फिर आए करें कि दोबारा ये जो इसने अपनी रेजिस्टेंस जोन बनाई हुई है 41 से 42 उसको जाके टेस्ट करें, तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज बहुत बेहतरीन ट्रेड बनेगी। 4 रुपये नीचे का एसएल और ऊपर आप आए कर रहे हैं 8-9 रुपये। सो ओवरऑल, और एक और चीज़ बता दूं, अगर ये जितना लंबा टाइम ये कंसोलिडेट करेगा उतनी ही तेज़ी से जब ये ब्रेक होगा इसका फ्लैग जो इस टाइम 35 के अराउंड आ रहा है, ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाएगा। फिर किसी के हाथ शायद ना है जिस तरीके से ये परफॉर्म करता रहा पिछले दिनों, स्ट्रेट पैराबोलिक मूव। सो जितनी बड़ी कंसोलिडेशन हो जाएगी उतनी फिर तेज़ी से इसकी रैली पे में कन्वर्ट होता हुआ टेक्निकली यहाँ पे नज़र आना चाहिए। हमारे बैंक ऑफ पंजाब को हम पहले भी हाईलाइट करते रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसने परफॉर्म किया, हमारे जितने टारगेट्स थे उसको भी जाके इसने हिट किया। राइट नाउ आपको लग रहा है कि अभी भी इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि दोबारा अपने हाइस को जाके टेस्ट कर सके? बिल्कुल ऐसे ही है। बैंक ऑफ पंजाब अगेन वन ऑफ द बैंक्स जो मैंने पिछले साल बताया था कि ये 5 बैंक्स मेरे इससे टॉप में आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले वक्त के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस दफा टॉप 26 में मैंने पिक में नहीं दिया था, लेकिन मैंने कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि आप इसको टॉप में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग आप लोगों ने नहीं लगानी। बैंकिंग का थोड़ा सा मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है, इसके ऊपर सेम कंपनी वाइज मेथोडोलॉजी आप लोगों की लग रही है, तो ये देख के ना कीजिए अगर रैंकिंग इसकी कम है या इस वजह से सिनेरियो देख रहे हैं। आपको क्या करना होगा, बैंकिंग के सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी रैंकिंग आपको सेपरेट देखनी होगी। ठीक है, तो उससे आपको बेहतरी यहाँ पे नजर आएगी। ग्रोथ इसकी बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत जबरदस्त किस्म का इन्होंने रिकवर किया है। बैंक को कुछ साल पहले बहुत ज्यादा लॉसेस में थे, और अब जो है यहाँ पे अगेन आप इसकी रिकवरी देख रहे हैं। 2024 से देखें अभी तक जो है इनकी इंटरेस्ट इनकम में अगर इनका इजाफा नजर नहीं आ रहा, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे देखें 44 से तकरीबन 88 पे आ जाना, डबल नेट इंटरेस्ट इनकम। मेरे ख्याल से कई ऐसे बैंक्स है यूबीएल को छोड़ के बाकी बैंक्स ने इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया जितना बैंक ऑफ पंजाब ने किया, विच इज अ ग्रेट साइन के अपना बिजनेस जो है ये काफी हद तक अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करें। नेट इनकम का अगर आप देखें 4 से तकरीबन 5.61, तो तकरीबन 40% का गेन आपको ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये ओवरऑल बैंकिंग वाइज तो इसने काफी हद तक डेवलपमेंट किया। अगर इसके कुछ नंबर्स को देखा जाए तो ज्यादातर बैंक्स के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन की जाती है वो ये की जाती है कि डिपॉजिट ग्रोथ कितनी हो रही है या नहीं। पिछले साल में इन्होंने तकरीबन 45% डिपॉजिट ग्रोथ की थी, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से सिर्फ यूबीएल था, बाकी सेकंड नंबर पे आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब था। इस टाइम पे जो है इनकी डिपॉजिट ग्रोथ तकरीबन इस क्वार्टर में 12% रही है, जो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री की 20% है। करंट अकाउंट इन्होंने 26% ग्रो किया, विच इज अगेन गुड।
कासा का जो इनका रेशियो है तकरीबन 67% है, अगेंस्ट जो आपकी इंडस्ट्री का इस टाइम 82% है। ऑल्दो ये बहुत तेजी से इसको डेवलप कर रहे हैं। ये कुछ अर्सा पहले इनके 50% से नीचे कासा था, जो अब जो जाके ये तकरीबन 67% तक मीट कर रहा है। जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, दिस इज अगेन वन रेशियो जो कि बैंक्स में देखी जाती है, और अगेन यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ जाएगी। यहाँ पे अगेन आप आओ तो हमने ये सरमाया के ऊपर इसको ऐड भी किया हुआ है, इसके क्वार्टरली अगर आप आ जाएं लेटेस्ट आपको कैपिटल एडिक्वेसी नजर आएगा, ठीक है। सो ये तकरीबन 13 के पास आपकी चल रही है, जो कि तकरीबन 11 से ऊपर हो तो आपका बैंक अच्छा कंसिडर होता है। कुछ अर्सा पहले ये तकरीबन 17 पे थी, अब थोड़ी सी नीचे आई हुई है, लेकिन अगेन ये जितना ज्यादा बेहतर होगा इसका मतलब है आपका फंडामेंटली बैंक जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाकी अगर इसके नॉन प्रॉफिट लोन की बात की जाए वो भी काफी हद तक यहाँ पे कम हो रहा है, और इसके अलावा जो इनका डिपॉजिट्स ग्रोथ है वो भी काफी हद तक इनकी बेहतरी आई है, ठीक है। इनकी तकरीबन 3 बिलियन रुपीज जो है इन्होंने फिक्स इनकम के गेन्स के अंदर इनका नजर आया था कि ये अदर इनकम के अंदर आता है कि जिस तरह अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसी तरीके से इनके जो फिक्स इनकम के जो गेन्स है वो भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है तकरीबन इनके 6.4% लोएस्ट है, और पिछले साल के निस्बत 54% इनका डिक्लाइन आया, बेस्ट डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा साइन है जिसकी वजह से बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पे आपको परफॉर्म भी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एसएमई जो आपके बोरोवर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो आपकी कंपनीज जो माइक्रो आपकी एंटरप्राइजेस होती हैं, उनको ये लोन्स देते हैं। 44% तकरीबन इनके जो लोन्स है वो सारे एसएमईज पे जाते हैं। फिर इसके अलावा जो आपने देखा रिसेंटली हाउसिंग फाइनेंस का जो आपके फाइनेंसिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें भी अगेन इनका बहुत ज्यादा रोल है। तकरीबन ये 1.3% पहले इनका ये इन्होंने फाइनेंसिंग दे रहे थे, अब जो है वो 33% तक टोटल जो है जितनी इनकी फाइनेंसिंग जाती है अब हाउसिंग फाइनेंस वाली साइड पे भी इनकी जा रही है। सो ये हैं कुछ डेवलपमेंट्स। मुझे बैंक अच्छा लगता है, बुरा बैंक नहीं है, और हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर भी ये अच्छा परफॉर्म करता रहे। जी, बैक टू फ्रांस। जी, हमारा नेक्स्ट पिक है स्विस साउदर्न गैस की SSGC, और इसके ऊपर हमने देखा जब ये मार्केट टूट रही थी, यहाँ पे आके इसने बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट की है 18 रुपये के करीब, और उसके बाद इसने अपना लोअर हाई ब्रेक करके पहला हायर हाई प्रिंट किया, और अब हायर लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रिंट हो चुका है 23.60 पे, और यहाँ से हमने देखा कि बाउंस नज़र आ रहा है। जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था या रेजिस्टेंस थी 27.70 की, जो बाद में एज अ सपोर्ट भी एक्ट होती रही है, उसके ऊपर जाके इसने अब सेकंड टाइम क्लोजिंग दी है। पिछली दफ़ा इससे ऊपर की क्लोजिंग सस्टेनेबल नहीं थी, और उसके बाद हमने देखा ये ड्रॉप हुआ, लेकिन हायर लो को इसने सस्टेन किया है। सो ये एक अच्छा साइन है कि हायर लो से ऊपर एंड देन 27.70 से ऊपर ये दो जो सपोर्ट जोन इसने लेवल्स इसने डिफ़ाइन किए हैं, ये एक अच्छा साइन यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ से लग ऐसे रहा है कि इसमें एक सॉलिड बाउंस है, जो इनिशियली फर्स्ट टारगेट 30.50 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करें, एंड देन उसके बाद 36 की भी रेजिस्टेंस को ये सेकंड टारगेट के तौर पे टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल हमने इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 2024 से ये 7-8 रुपये से बढ़ता हुआ नॉन स्टॉप 51 तक गया, उसके बाद 50% की रिट्रेसमेंट 27 से दोबारा से ये बाउंस करता हुआ हमने देखा लास्ट ईयर मई और जून में 27 से 48 हुआ। क्या ये इस दफ़ा दोबारा से ये रिपीट कर सकता है? मई और जून के सीजनल्स को मई में हमने देखा अच्छा परफॉर्म कर गया है, क्या ये जून में भी परफॉर्म कर सकता है? इसके कोई सीजनल्स के साथ इसके कोई ताल्लुकात हैं, या हमारे से जानते हैं हमारे ये जून में क्यों परफॉर्म करता है यूजुअली, ऐसा क्या है इसके ऊपर, और इसके कोई फंडामेंटल्स में कोई शिफ्ट है आने वाले टाइम पे? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पिछले 2 सालों में परफॉर्म करता रहा, और उसके बाद से वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडेबल है, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें तो बाउंस आ जाता है इसके ऊपर। सो लग रहा है कि फंडामेंटली इसमें कुछ चेंजेस हैं या कैटलिस्ट है ऐसा कि अगेन ये ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दे। अच्छा, टेक्निकली तो इसके अंदर फैक्टर हो सकता है, और लास्ट टाइम जो इसका गर्मियों में जो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई थी वो भी इसकी अर्निंग्स बहुत शार्प आ गई थी, जिसकी वजह से इसकी रिजल्ट बेहतर था, लेकिन उससे नेक्स्ट क्वार्टर में इसमें काफी डिक्लाइन नजर आया था। वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर देता हूँ। वैसे मुझे कंपनी पसंद नहीं है, बड़ा क्लियर कट मैं बता देता होता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें बहुत ही बुरी इसकी रैंकिंग इस टाइम पे आ रही है, 335 रैंकिंग है, ना होने के बराबर सरमाया स्कोर है, तो नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप इसके फैक्टर्स को भी 1 बाय 1 देखें, हर चीज इसकी बैड चल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन इसकी नेगेटिव है, ठीक है, नेट मार्जिन वो नेगेटिव आपका चल रहा है। करंट आप देखें कर्जा बहुत ज्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी इंतहाई बहुत ज्यादा है। सो उसके बेस के ऊपर अगर आप देखें, अगर ऐसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ये नहीं है, और स्ट्रॉन्ग कंपनी मैं तो अपने एंड पे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ओवरऑल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से फैक्टर्स इसकी वजह से थे कि इसकी ग्रोथ पहले नजर आई, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल इसका नजर आ रहा है। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ इसकी नहीं चल रही, इससे बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा SNGP पे आ जाएं, उसकी ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर है।
अगर आप यहाँ पे आओगे, ये देखें इसका रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट में देखो आप 9.41 था इसका रेवेन्यू 2024 के ईपीएस। तो इसके बाद देखें बहुत ही तेजी से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, इस टाइम पे ये भी डिक्लाइन चल रहा है। अगर आप क्वार्टरली यहाँ पे आते हो तो क्वार्टरली में इसका पहले जो आपको नजर आ रहा था ईपीएस बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, वो आपकी यहाँ पे आपको नजर आएगी कि ईपीएस जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, जो कि आपका Q4 2025 था, उससे पहले ये इसकी ईपीएस ऊपर जा रही थी, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस नजर आई। अब जो है वो थोड़ा सा नीचे है, ऑल्दो जो लास्ट 3 क्वार्टर में थोड़े से प्रॉफिटेबल रहे हैं, लेकिन ये ना होने के बराबर प्रॉफिट है, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अगर आप फंडामेंटली पिक करना चाहते हो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। टेक्निकली अगर आपने इसे इसमें प्ले करना है तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सुई सदर्न गैस कंपनी है और इनके रिसीवेबल्स भी बहुत ज्यादा हैं। ये कराची इलेक्ट्रिक एंड पाकिस्तान स्टील मिल्स से भी इनको अभी तक की पेमेंट्स आनी है, जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग भी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को तो इन्होंने गैस सप्लाई करना बंद कर दी है, लेकिन अभी तक जो है वो इसके केसेस चल रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि इतने बुरे हालात इनके फिलहाल हैं। इस टाइम में जो इनकी करंट सेल्स मिक्स है कि ये गैस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तकरीबन 50% डोमेस्टिक को प्रोवाइड करते हैं, 19.5 प्रोसेस इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, 15% कैप्टिव पावर को, 11% फर्टिलाइजर को देते हैं और 3.1% पावर जनरेशन को देते हैं, ठीक है। सो रिसेंटली इन्होंने जो यूएफजी इनको कहते हैं कि कितना ये गैस का जो यूएफजी को एक मैट्रिक होता है कि आपको गैस जो है कितना आप ज्यादा जो आपको लॉसेस हो रहे हैं उसमें, तो इनको रिकवर करने के लिए अगेन इन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर इकदाम किए हैं। फिजिकल ईयर 2023 के अंदर 16% पे था, जो कि अब कम हो गया, तकरीबन फिजिकल ईयर 2024 में 10% पे आ गया था रिसेंटली, फिर ये थोड़ा सा बढ़ गया है और ये तकरीबन 13% पे वापस आ गया है। इनकी कुछ जो एसोसिएट कंपनीज हैं वो काफी हद तक थोड़ा सा बेहतर जा रही हैं, जिसमें से एसएसजीसी एलपीजी जो है उसने तकरीबन 246% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, 67% का प्रॉफिट दिखाया। फिर एसएसजीसी मीटर प्लांट जो है उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन मीटर्स जो है वो इंस्टॉल किए हैं, लोकलाइजेशन जिनमें से उनकी तकरीबन 97% तक पहुंच गई हुई है। इसके अलावा जो है कंपनी रोल आउट कर रही है 50,000 RLNG बेस्ड डोमेस्टिक कनेक्शंस, ये तकरीबन 3000 MMBTU के ऊपर आपके होंगे, जिनको बिल ये सेपरेटली करेंगे। तो कुछ हैं ट्रिगर्स तो हैं, लेकिन अगेन आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है सिनेरियो इनका काफी हद तक बुरा है। जी बैक टू फ्रांस। अच्छा, बहुत अच्छी बात की अमान ने, फ़ौरन क्लियर कट बता दिया साफ लफ्ज़ों में कि भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ये सब उनके लिए है जो नए इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी कंपनीज बिल्कुल ऑप्ट ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं जो स्टॉप लॉस बताया हुआ है, पहली बात तो ये करने की ज़रूरत ही है। जब टेक्निकली प्लस फंडामेंटली आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाता है। लेकिन समटाइम्स टेक्निकल्स के ऊपर बुलिश होता है और फंडामेंटल्स पे नहीं है तो वो स्ट्रगल भी कर सकता है। सो बेहतर है कि ये इतनी अच्छी प्रॉबिलिटी वाली ट्रेड नहीं है आपके लिए, तो इसको छोड़ दें, ना करें। जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं और रिस्क रिवॉर्ड को समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, अगर वो इसके ट्रेड करना चाह रहे हैं, बहुत ज़ोर की ट्रेड आई हुई है, तो फिर जाके ले लीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने बाकी 3 पिक्स बताई हैं उनके जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं उनके ऊपर बाइंग कर लें तो एक पीस ऑफ माइंड में आप ज़रूर रहेंगे कि फ़ंडामेंटली बेहतर कंपनी है। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ और करेंसीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारी इस हफ्ते की जो पिक बनती है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर अगर हम देखें, इसने बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल दिखाया अपने सपोर्ट जोन से, सीधा स्ट्रेट अप मूव करता रहा और ये बहुत अच्छे तरीके से पिछले 2 हफ्ते से परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरीके से हम अगर देखें यूएस ऑयल बेस्ड या क्रूड ऑयल बेस्ड जो है कैनेडियन डॉलर, वो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है जो यूएस क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। सो हम क्या करेंगे, हम न्यूजीलैंड डॉलर को ख़रीदेंगे अगेंस्ट वीकेस्ट करेंसी जो इस टाइम कैनेडियन डॉलर है। अगर हम इसकी पेयरिंग करें तो न्यूजीलैंड डॉलर और कैट का पेयर बनता है और इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास हमें नज़र आ रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव है इसके ऊपर न्यूजीलैंड डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर की स्ट्रेट अप, और बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। राइट नाउ मैं करंट लेवल के ऊपर नहीं बाय करूँगा। आगे जो इसकी रेजिस्टेंस खड़ी हुई है वो 0.82725 की बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर तो ये ब्रेक होती है और इससे ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बाय करते हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में करेक्शन ड्यू है और करेक्शन इसकी 0.82172 या 0.82200 के अराउंड कहीं मिले वहाँ बाय करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 0.81790। तकरीबन 40 पिप्स का इसका एसएल बनेगा और दोबारा से आए करें कि ये इस रेजिस्टेंस को 0.82700 को जाके टेस्ट करें और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो इसकी फिर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आगे खड़ी हुई है 0.83300 की। सो न्यूजीलैंड डॉलर को बाय साइड और कैनेडियन डॉलर को सेल साइड। मेरे ख्याल में अमान इसको ज़रूर सेकंड करेंगे क्योंकि अमान ने 2 हफ्ते पहले ही हाईलाइट किया हुआ था कि न्यूजीलैंड डॉलर के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, स्कोर बोर्ड इनका जो था वो बेहतर हो रहा था।
तो इन्होंने वहाँ पे हाईलाइट कर दिया था कि हमारी कम्युनिटी में अलुमनाई में कि न्यूजीलैंड डॉलर अब बाय बनता है और लास्ट 2 वीक से ये परफॉर्म भी करता हुआ आ रहा है। हमारा कैनेडियन डॉलर स्टिल आप समझते हैं कि क्रूड ऑयल अगर नीचे आता रहा तो कैनेडियन डॉलर फर्दर वीक होगा, या इसके कुछ और भी फंडामेंटल्स हैं जो इसको ऊपर सस्टेन कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर अगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। मैंने जैसे हाईलाइट किया हुआ था पिछले 2 वीक से, मैं ये बता रहा था कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है आपका फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करें, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अगर पिछले वीक्स के अंदर भी आप 2 वीक्स को देखेंगे तो न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि इनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा बुलिश स्टांस के ऊपर भी जाएंगे, नंबर्स इनके थोड़े से इंप्रूव करें। अगर आप इनके नंबर्स के ऊपर भी आ जाएं तो ये हम डेली बेस के ऊपर इस तरह से अपना स्कोर भी बना रहे होते हैं। ये हमारा डेली का ये मैनुअली हम ऐड भी करते हैं और साथ में जो हमारा सरमाया की वेबसाइट के ऊपर है वहां पे भी हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगेन आप देखें न्यूजीलैंड डॉलर 5 ग्रीन 1 रेड, ये मेरा बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल यहाँ पे स्कोर भी आ रहा था। इसके अलावा अगर आप सीजनल्स के ऊपर आओगे तो मैंने जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि मैंने न्यूजीलैंड डॉलर को क्यों मैं चाह रहा था कि ये आगे आने वाले वक्त के अंदर ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो आप यहाँ पे आए और करेंसीज के ऊपर आके अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर के यहाँ पे सीजनल्स को देखेंगे, ये देखें कितना शार्पली ये यहाँ से इंक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने हाईलाइट किया था कि मुझे लग रहा है कि आपका जो न्यूजीलैंड डॉलर है ये बाय फार बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग ये परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर हम इसके बाकी फैक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा सा फंडामेंटली इसकी स्कोरिंग भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगेन आते हैं करेंसी डाटा के ऊपर। आप यहाँ पे आके देखो तो न्यूजीलैंड डॉलर के जो कुछ फंडामेंटल्स हैं ये काफी हद तक यहाँ पे भी इंप्रूव हुए हैं। सो यहाँ पे आए न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर, अगर आप रिसेंटली देखेंगे स्कोर तो अब पहले इसका पहले नेगेटिव ज्यादा जा रहा था, अब जो है 8 ग्रीन 8 रेड के ऊपर आ गया, जो कि इसके 8 ग्रीन जो है वो ज्यादातर है करेंसी स्ट्रॉन्ग वाली साइड के ऊपर। सो वो भी हमारा फैक्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है। कैनेडियन डॉलर के ऊपर आ जाते हैं। कैनेडियन डॉलर ऑल्दो इसके जो आउटपुट वाले नंबर्स हैं थोड़े से इंप्रूव किए हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो परफॉर्म कर रहा है ये आपके वॉर सिचुएशन के ऊपर कर रहा है। फिलहाल 11 ग्रीन 12 रेड, यानी कि रेड तो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी अगर वॉर सिचुएशन ज्यादा बढ़ेगी तो कैनेडियन डॉलर आपका थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। एक और नंबर जो है हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, वो भी हम इसको देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड डॉलर और कैड का अगर कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाए तो दोनों में से इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेंसी पेयर्स डाटा के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे एनएसजी कैड का इटसेल्फ हमने एक स्कोर बनाया होता है कि जिसकी बेस के ऊपर हमें ये भी आइडिया होता है कि ओवरऑल अगर ग्रीन ज्यादा फैक्टर्स हैं तो आपका न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर रेड वाली साइड ज्यादा है तो आपका कैनेडियन डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखें ग्रीन इस टाइम पे ज्यादा स्कोर चल रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है बाय फार फंडामेंटली जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। जी बैक टू फराज। जी, अब इंडाइसेस में नास 100 को डिस्कस करते हैं या यूएस टेक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा है, या डाइवर्जेंस बनी थी, डाइल्यूट हो गई, नया हाई बना। मेरे ख्याल में अगेन बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, यानी कि अच्छे लेवल्स के ऊपर जब भी करेक्ट हो तो बाय करना चाहिए। मेरे लिए अच्छे लेवल्स ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और ये 0.236 की रिट्रेसमेंट होगी जो कि बन रही है 30,000 के अराउंड। यहाँ पे कहीं आता है बाय करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 29,680। ये वाला जो हायर लो इसने प्रिंट किया हुआ है इसके नीचे ऐसे रखेंगे और एक्सपेक्ट यही करें कि जब भी करेक्शंस हो बाय करें और दोबारा से जाके जो इसने हाई डिफ़ाइन किया है उसको जाके एटलीस्ट ये टेस्ट ज़रूर करे। और जाहिर है जब अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर कोई चीज़ ट्रेड कर रही होती है तो बड़ी मैसिव रैलीज़ नज़र आती हैं और ये फर्दर अप ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ सकता है। सो फर्स्ट टारगेट इसका 30,450 और फिर उसके बाद हम 30,700 इसके सेकंड टारगेट्स को आए कर सकते हैं जब ये ब्रेक होगा। तो हमारा नैस 100 स्टिल आपको लग रहा है यूएस की स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म करती हुई जिस तरीके से आ रही हैं अभी भी करती रहेंगी? बिल्कुल ऐसे इस टाइम तो मेरी सबसे फेवरेट जो स्टॉक मार्केट बनी हुई है वो आपकी यूएस मार्केट ही बनी हुई है। अगर अगेन आप लास्ट वीक अगर वीकली एनालिसिस की बात की जाए तो मैंने लास्ट वीक के अंदर भी नैस्डैक के ऊपर जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसकी बेस के ऊपर भी मैंने इसको रिकमेंड किया था। उसकी बहुत बड़ी रीजन थी यही थी कि अगर आप यहाँ पे देखें 25 में ऑनवर्ड्स होता है इसके बहुत शार्प सीजनल्स नजर आ रहे थे कि ऊपर जाएगा। यूएस 2000 को देखें बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। यूएस 100 को देखेंगे तो सेम सिनेरियो आपका सारी जगहों पे आपको सिमिलर पैटर्न नजर आ रहा है कि ये बहुत जबरदस्त सीजनल आपके चल रहे थे। अभी भी गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि सीजनल आपके बेहतरीन है और जो मेजर फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर आता है जिसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा सा बुलिश साइड पे भी हूँ कि इस टाइम आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी काफी हद तक आपके अच्छे हैं। ऑल्दो यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स के नीचे आना कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखें 158 से ये बढ़ के इस टाइम पे ग्लोबल आपका जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो 200 को टच कर रहा है। यूएसए अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा ये डिवाइव करना शुरू हुआ है
ग्लोबली अगर आप देखोगे तो सारा सिनेरियो अभी भी आपका नजर आ रहा है कि काफी हद तक बेहतर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो अभी वॉर सिचुएशन भी है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी ग्लोबली नहीं आया, ठीक है। कुछ कंट्रीज के ऊपर आया जरूर है, जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपके बाकी कंट्रीज हैं वो काफी हद तक अच्छे चल रहे हैं, और उनकी इसी वजह से आप देखें स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और जो मेरी फेवरेट मार्केट, जो मैंने एक यूएस की भी बताई आपको, और दूसरी एक और भी मैं यहाँ पे बताता होता हूँ। और यहाँ पे अगेन इसको मैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं फॉरेक्स में हम आके सीओटी के ऊपर जो मेन हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे अगेन आके देखो आप, तो ये जो सबसे टॉप पे हमारी इस टाइम पे स्टॉक मार्केट आ रही है वो आपकी निकी की मार्केट है, और निकी की मार्केट इस टाइम पे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो ये होता है कि फंडामेंटल्स को अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल पे देखेंगे, जो हमारे सीओटी रिपोर्ट है ये डिटेल में हमें बता देती है कि कौन सी स्टॉक मार्केट सबसे बेहतर रह रही है, और आने वाले वक्त के अंदर कौन से स्टॉक्स, कौन सी स्टॉक मार्केट ज्यादा बेहतर रह सकती है। जी बैक टू फ्रेंड्स। हमारा अब गोल्ड को डिस्कस करते हैं, और गोल्ड के ऊपर हमारे बड़े अच्छे टारगेट्स हिट होते जा रहे हैं। जो सजेस्टेड लेवल्स हम बता रहे हैं वहीं से ही बाउंस नज़र आ रहा है। इस दफ़ा मैं दो कंडीशनल बाइंग, एक तो कंडीशनल बाइंग और दूसरा हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि मोस्ट लाइकली ये जो इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे डिफ़ाइन की दी है 4590 से लेके 4600 तक की, ये $10 की जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक कर जाए। अगर ये ब्रेक करती है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4540, और आई करेंगे 4665 के टारगेट को एंड देन 4727 के टारगेट्स को। ये पहला सिनेरियो हो गया। मुझे लग रहा है कि मंडे बाय ट्यूसडे ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ जाएगा। इन केस अगर मैं गलत हो जाता हूँ, ये नहीं होता और ये नहीं कहीं नीचे आता है, तो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर फिर 4400 का जो जोन है वहाँ पे बाय करना चाहिए। ये जो रेंज बनी हुई है, इसने एक अंडरकट लो लगाया है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई। यूजुअली होता ये है कि जब ये अंडरकट लोज बनते हैं और ये जिसको आजकल के बच्चे कहते हैं लिक्विडिटी क्रैप, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई और उसके बाद ये दोबारा से बढ़ा, तो होता ये है कि जब ये ब्रेकआउट होता है ये भी इतनी ही रेंज का होगा जितने का ये फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ का था। सो हो सकता है कि अगर ये यहाँ से 4450 से हमने देखा 4370 तक $80 का, तो 4600 से $80 ऊपर रखें तो 4680 के टारगेट्स बनते हैं। होना यही चाहिए कि इसको 4680 पे जाए, वहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनाए, फिर करेक्शन ले। अभी यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये रैली जो बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, ये कंटिन्यू करेगी। ये पहला सिनेरियो है जो मुझे लग रहा है कि 4600 ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। इन केस नहीं जाता तो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हम 4400 के ऊपर आई करेंगे, और एसएल जो है हम लगाएंगे 4348 का, जो ये वाला हायर लो था किसी टाइम का, उससे नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। सो बाय ऑन डिप वाले सिनेरियो पे भी हम काम कर सकते हैं, और कंडीशनल बाइंग यानी कि जब ये लेवल्स को ब्रेक करे रेजिस्टेंस को, तो उसके ऊपर भी हम बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ये बाय ही सिनेरियो है। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने 36-38 बार्स की कंसोलिडेशन दिखा दी है। सो ये कंसोलिडेशन यूजुअली अपसाइड की तरफ की ब्रेकआउट देती हैं, नीचे की तरफ इसके चांसेस थोड़े रेयर हैं। इन केस आता है तो बाय ही करना चाहिए बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो गोल्ड का बायस हमेशा मेरे लिए बाय का ही बन रहा है। हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर आपके पास सीओटी या सीजनल्स के ऊपर इसकी कोई बेहतर रिपोर्ट आना शुरू हुई है, क्योंकि लास्ट 2-3 वीक से आप साइडवेज ही समझ आ रही थी हमें फंडामेंटल्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी भी साइडवेज वाला सिनेरियो ही लग रहा है। अगर आप पीएमआई नेक्स्ट वीक के थोड़ी से हम डिटेल को देख लें, फंडामेंटली आपकी जो न्यूज़ है डॉलर की, वो पीएमआई नंबर्स हैं। अगर पीएमआई नंबर्स थोड़े से ज़्यादा आ जाएं तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका गोल्ड जो है थोड़ा सा वीक हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड डॉलर दोनों ही शायद आपके एक ट्रेंड में नहीं जाएंगे फिलहाल, और गोल्ड में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर अब यहाँ पे सीजनल्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि अगर हम यहाँ पे आते हैं और सीजनल्स यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओपन भी हुए हैं, गोल्ड के अगर ऊपर आओ तो यहाँ पे आप सीजनल्स देखिए ये स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इस वीक के नेक्स्ट कमिंग वीक में थोड़ा सा शायद बुलिशनेस नजर आ जाएगी, जिस तरह से आपने बताया। लेकिन जो दूसरी एंड पे जो मुझे एक मसला नजर आ रहा है, वो आपका सीओटी की बेस के ऊपर नजर आ रहा है कि आपके जो नंबर्स हैं ये नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। अच्छा, इसी में एक पॉजिटिव फैक्टर भी बता देता हूँ कि अगर आप सीओटी के आरएसआई के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 0-0 पे आ चुकी है। ये जब भी 0-0 पे आती है तो थोड़ी बहुत रैली एक्सपेक्टेड होती है। तो अगेन जिस तरह से आप अपने एंड पे पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि कितने पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितने नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट पॉजिटिव बनते हैं, 1-2 जो है वो नेगेटिव वाली साइड है, तो पॉजिटिव वाले फैक्टर ज्यादा बन रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि शायद गोल्ड जो है इस वीक में परफॉर्म कर जाए।
सो ये है फ्रॉम फंडामेंटल साइड। जी अमान, मेरे ख्याल में आज हम क्रिप्टो को तो डिस्कस नहीं कर रहे। सलमान नहीं है, वो निकले हुए हैं कहीं घूमने फिरने सो वो आएंगे नेक्स्ट वीक, तो फिर नेक्स्ट वीक उनका पार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में रैप करते हैं, हमने काफ़ी हद तक बड़े अच्छे तरीके से PSX को और उनके स्टॉक्स को कवर किया, एंड देन हमने ग्लोबल मार्केट्स को भी देखा है। परफेक्ट हो गया। चलें, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम अपने एंड पे एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, कितने ज़बरदस्त स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स भी आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। सो दो काम आप लोगों ने लाजमी करने, एक तो सरमाया स्कूल का अगेन आप लोग पार्ट फौरी तौर पे यू कैन बिकम अ मेंबर, इट्स फ्री ऑफ चार्ज, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। और वहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट वगैरह भी बनाई हुई है फॉर ऑल दोज बिगिनर्स जो थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रही होती हैं, या क्या किस तरीके से फंडामेंटली चीज़ों को देखा जाता है, या टेक्निकली भी हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेनिंग के लिए अगेन रजिस्टर कर सकते हैं, तो स्पॉट्स थोड़े से रह गए हैं, तो ऑलरेडी हमने जैसे आपको सक्सेस स्टोरी दिखाई है, तो आप लोग इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सरमाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।